आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग उन लोगों के लिए है जिन्हें इसके बारे में जानना है, लेकिन उनके लिए बहुत पेनफुल है जो होम बायर्स है और उनका प्रोजेक्ट रुक गया है और अब वो एनसीएलटी में जा रहा है। तो एनसीएलटी में प्रोजेक्ट आपका जा रहा है, तो इसका क्या प्रोसेस है, कैसे आईआरपी अपॉइंट होता है एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर, और वहाँ होम बायर्स को क्या क्या करना होता है। आज मैं आपको उसकी सारी डिटेल बताने वाला हूँ। एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड जिससे आपको समझ में आएगा कि एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अगर आईआरपी आ रहा है तो वहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके बाद क्या होने वाला है। मतलब रोल ऑफ आईआरपी बताऊंगा, क्या क्या टास्क है आईआरपी के वो बताऊंगा, कैसे उसे टाइमलाइंस के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स करनी होती है ये आपको मैं बताऊंगा, और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से होम बायर्स एक फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं, और फिर इम्पैक्ट ऑफ मोरेटोरियम, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा सक्सेस एंड फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट। तो यहाँ समय ज्यादा ना बर्बाद करते हुए चलिए अब शुरू करते हैं और डिटेल में आपको सारी इंफॉर्मेशन दें। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको इंट्रो में बताया कि आज हम इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में है उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। क्या क्या रोल है आईआरपी का उसके बारे में, और फिर इम्प्लीकेशन फॉर होम बायर। ये जो पूरा प्रोसेस है वो गवर्न बाय इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है। इसके कॉन्सिक्वेंसीज इंडिविजुअल के ऊपर पड़ते हैं क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट होता है, उन्होंने उस पर प्रॉपर्टी बाय की होती है। तो ऐसे बहुत सारे होम बायर्स का जब इन्वेस्टेड अमाउंट उसके अंदर होता है तो उनका उसमें पूरा इंटरेस्ट होता है। और साथ में जो एडिशनल इंसाइट है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़े उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर आईआरपी होता क्या है। आईआरपी मतलब इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये क्रूशियल फिगर है क्योंकि ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट करता है। अक्सर एक लाइसेंस्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होता है जो कि अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इसे हम आईबीसी शॉर्ट में कहते हैं। ये वो सारे मैटर्स को ओवरसी करता है, मैनेज करता है, मतलब अफेयर्स ऑफ कंपनी को, सब चीज़ों को वो मैनेज करता है। साथ में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है उसको भी वो मैनेज करते हैं। अब समझते हैं आखिर इनके टास्क क्या क्या होते हैं। टास्क की बात करें तो सबसे पहला इनका टास्क होता है कि जैसे ये अपॉइंट होते हैं वैसे ये प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लेते हैं। मतलब प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस डेवलपर की, उसको ये पूरा टेक ओवर कर लेते हैं। उसके बाद ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह से क्रेडिटर जो है उनको वैलिडेट किया जाए, उनके क्लेम को समझा जाए। तो वो सारी चीज़ें उस प्रोसेस में वो शुरू हो जाते हैं। पहले अपॉइंट हुए, प्रोजेक्ट का पूरा टेक ओवर किया उन्होंने, मैनेजमेंट टीम को टेक ओवर कर लिया। उसके बाद जो क्लेम्स हैं क्रेडिटर्स के उनको वो आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनको वैलिडेट करते हैं। और फिर इसके बाद इनका रोल जो आता है वो आता है कि रिजोल्यूशन स्ट्रेटजी को डेवलप करना, क्योंकि अब प्रोसेस रिजोल्यूशन की तरफ जाएगा तो उसकी जो स्ट्रेटजी है उसको डेवलप करने का जो रोल भी है वो भी इन्हीं का है। उसके बाद ये इंश्योर करते हैं कि जो डे टू डे ऑपरेशंस प्रोजेक्ट के हैं वो स्मूथली एज पॉसिबल जो रन हो सके उसके ऊपर वो काम करते हैं। उसके बाद आता है टाइमलाइन एंड अपॉइंटमेंट। जी हाँ, आईआरपी जो अपॉइंट होता है उसे विद इन 30 डेज जब एनसीएलटी इनिशिएट होता है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की, तो जो आईआरपी अपॉइंट होता है वो विद इन 30 डेज हो जाता है। अब इनिशियल टर्म जो आईआरपी का होता है वो 30 डेज का होता है। वो एक्सटेंडेड हो सकता है अगर जरूरत है, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड आईआरपी रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो सारे डेटास को, फाइनेंशियल डेटास को कंपाइल करे, लिस्टिंग करे क्रेडिटर्स की, और साथ में सॉलिसिटिंग रिजोल्यूशन प्रपोजल्स। ये सारे विद इन 30 डेज के टाइमलाइन के अंदर यहाँ आईआरपी को करने होते हैं। फिर समझते हैं द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को। यहाँ इनिशिएट तो हुआ, सबसे पहले इनिशिएट हुआ कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। उसमें जब एक एप्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एडमिट होता है अगेंस्ट रियल एस्टेट कंपनी और अ प्रोजेक्ट, तो एक मोरेटोरियम डिक्लेयर होता है। जी हाँ, अंडर सेक्शन 14 ऑफ द आईबीसी। इस मोरेटोरियम के अंदर वो सारे लीगल एक्शंस सस्पेंड हो जाते हैं। जी हाँ, इंक्लूडिंग सूट, प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, एक्शन फॉर रिकवरी और सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट। ये सब मोरेटोरियम के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं। और अब बात आती है कि होम बायर एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, जैसे मैंने बताया कि होम बायर को भी अब आईबीसी के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर माना जाता है। तो 2018 के अंदर एक अमेंडमेंट आया
जिसमें होम बायर को फाइनेंशियल क्रेडिटर माना पहले नहीं माना जाता था आईपीसी के तहत। ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसने एक फॉर्मल रोल दिया इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर। अब होम बायर भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का पार्ट है, जो कि अब डिसीजन मेकिंग के अंदर, रिजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर जो डिसीजंस लेने होते हैं उसके अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का पार्ट है। पहले ऐसा नहीं था, होम बायर्स को उसका पार्ट नहीं माना जाता क्योंकि उसे फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं माना जाता था। तो पहले जहां जहां देनदारी होती थी उन्हीं को उसमें एड्रेस किया जाता था, लेकिन 2018 के बाद होम बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर माना गया और वो भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का पार्ट बन पाए। अब समझते हैं ये यूनिक रोल ऑफ होम बायर्स क्या है। होम बायर्स एंटाइटल्ड है वोटिंग शेयर in the committee of credit, but they have a distinct dispensation for participation. They engage through a insolvency process. तो यहाँ पर ये engage होते हैं insolvency professional, जो कि अपॉइंट है एज ए ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि ये एंगेजमेंट जो है वो थ्रू इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के थ्रू होती है, जो कि अपॉइंटेड एज ए ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। अब डिसीजंस जो भी हो रहे हैं ये बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी वोट ऑफ होम बायर्स है, with the authorized representative casting votes on their behalf। मतलब या तो होम बायर या फिर उसके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, जिसके तहत वो वोट कास्ट कर सकते हैं उनके बिहाफ पे। अब समझते हैं आखिर मोरेटोरियम पीरियड का इफेक्ट क्या होता है। सबसे बड़ा इफेक्ट इसका कि कोई भी फर्दर लीगल प्रोसीडिंग जो कि अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट चल रही है बाय होम बायर्स, वो सब रुक जाती हैं, उसमें कोई फर्दर लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होती और देयर पार्टिसिपेशन इन द रिजोल्यूशन प्रोसेस बिकम एसेंशियल। उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है और पार्टिसिपेशन रिजोल्यूशन प्रोसेस में एक एसेंशियल हो जाता है उनके लिए। अब समझते हैं आखिर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट्स क्या है। जी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जो कि प्रोजेक्ट रिजोल्यूशन पे इफेक्ट करते हैं। अब इफेक्टिवनेस ऑफ रिजोल्यूशन प्रोसेस डिपेंड ऑन सेवरल की फैक्टर्स, जैसे कि फिजिबिलिटी ऑफ द डिफॉल्टेड प्रोजेक्ट। आखिर उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी क्या है, क्या प्रोजेक्ट कैश पॉजिटिव है, जो रिकवरी होनी है उसमें कितना दम बचा हुआ है, प्रोजेक्ट का पैसा साइफन हुआ है या नहीं हुआ, ऐसी बहुत सारी चीज। मतलब एक फिजिबिलिटी उस पूरे प्रोजेक्ट की जो डिफॉल्ट हुआ है उसकी पूरी फिजिबिलिटी, ये एक की फैक्टर है जिससे रिजोल्यूशन प्रोसेस स्मूथ हो पाएगा नहीं पाएगा आप समझ सकते हैं। दूसरा, जो डिफॉल्ट्स किए हुए हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन या परमिशंस और अप्रूवल्स के अंदर, जब प्रोजेक्ट बनता है तो डिफरेंट अथॉरिटी से अप्रूवल्स आती हैं, परमिशंस आती हैं, और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी ऐसी डिफॉल्ट्स हैं वो किस स्टेज के ऊपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत बड़ा डिफॉल्ट है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो भी उस प्रोजेक्ट का सक्सेस होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तीसरा, एक्सपेक्टेड रिसीवेबल्स क्या है, क्योंकि कभी कंस्ट्रक्शन बची हुई है, पूरा काम हुआ नहीं है और कितना पैसा अभी आ सकता है। मान लीजिए पैसा ही कम आना है और कंस्ट्रक्शन ज़्यादा बची हुई है, डेवलपर मान लीजिए साइफन ऑफ फंड करके चला गया, उसने प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं और प्रोजेक्ट में मान लीजिए 100 करोड़ रुपए लगने हैं और रिकवरी 50 करोड़ की होनी है, तो प्रोजेक्ट बनेगा कैसे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आखिर जो आईआरपी आ भी गया, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आ भी गया, वो आखिर प्रोजेक्ट को बना कैसे पाएगा। तो ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके अंदर। तो जब आपका प्रोजेक्ट ऐसी किसी स्टेज पे आ रहा है तो आपको ये सब चीजें समझने की जरूरत है। अब समझते हैं कि रिजोल्यूशन प्लान अप्रूवल क्या होता है। सक्सेस और फेलियर जो है वो पूरी तरह डिपेंड होता है ऑन द अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान। रिजोल्यूशन प्लान बना, आखिर उसका अप्रूवल होगा नहीं होगा, उसके ऊपर भी ये सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है। कौन इसको करता है अप्रूव? कमिटी ऑफ क्रेडिटर अंडर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो अगर अप्रूव कर दिया रिजोल्यूशन प्लान, ठीक है, बायर्स को लगा कि इसे अप्रूव कर देना चाहिए और अप्रूव कर दिया, तो उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि होम बायर्स आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। प्रोजेक्ट रुका है, ठीक है, ये मजबूरी है, अब सबको कम से कम एकजुट होके उसके सॉल्यूशन पे वर्क करना चाहिए। क्या आपका भी प्रोजेक्ट कहीं रुका है? क्या आपका प्रोजेक्ट भी एनसीएलटी में? क्या आपके अंदर भी इंटरनल पॉलिटिक्स हो गई हैं? मुझे लगता है ये वो टाइम है जब सारे होम बायर्स को इकट्ठा होके थिंक करना चाहिए, एक प्रोसेस फाइंड करना चाहिए कि किस तरह से हम एकजुट होके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पे फोकस करें। एक रिजोल्यूशन जो आईआरपी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हुआ है, किस तरह से वो सॉल्यूशन पे वर्क कर पाए, उसको हम कैसे हेल्प कर पाए। तो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूवल हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, इस पे भी डिपेंड करता है कि आखिर प्रोजेक्ट सक्सेस हो भी पाएगा या नहीं पाएगा। उसके बाद बारी आती है लिक्विडेशन की। अगर प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ
कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अलाउ नहीं किया, सॉल्यूशन उसका नहीं निकल रहा है, तो फिर स्टेज है लिक्विडेशन। जो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं होता है वो सारे प्रोजेक्ट्स लिक्विडेशन की स्टेज पे जा सकते हैं। और दूसरा रास्ता क्या क्या हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो अप्रूव नहीं हुआ बनने के लिए, तो अब लिक्विडेशन ही पॉसिबल है, वही रास्ता है। तो जो और पॉसिबल रूट है जिससे कि कंप्लीशन की तरफ जाया जाए, या कंप्लीशन होगा नहीं होगा, बहुत सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे केस के अंदर रियल एस्टेट डेवलपर को लिक्विडेशन फेस करना पड़ता है। तो अब बारी आती है लिक्विडेशन की। यहाँ प्लान अप्रूव नहीं हुआ तो क्या हुआ, लिक्विडेशन होगी। अब लिक्विडेशन में रियल एस्टेट डेवलपर को भी लिक्विडेशन, क्योंकि प्रोजेक्ट अटक गया है और वहाँ पे वो प्रोजेक्ट जब लिक्विडेशन में जा रहा है, तो यहाँ पे होम बायर्स जो है या जिन्होंने उनको मटेरियल दिया है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल या जो भी क्रेडिटर्स हैं टोटल, उन सबको एक पोर्शन मिलता है, क्योंकि जो रिकवरी होती है उसका एक पोर्शन ही उनको मिल पाता है। मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझाता हूँ। आप मान लीजिए कि 100 करोड़ प्रोजेक्ट में लगने थे, 100 करोड़ लगन नहीं पाए, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने उसको अप्रूव नहीं किया, क्योंकि रिकवरी तो 50 करोड़ की थी और वहाँ एडिशनल जो फंड है वो सॉल्यूशन उसका नहीं निकला, तो प्रोजेक्ट अटक गया। उस प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन जब निकाली गई, फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यूएशन 100 करोड़ की निकाली गई और बायर्स ने जो टोटल पे किया था वो 250 करोड़ रुपीस था, तो उसके अगेंस्ट में 100 करोड़ रुपए अगर लिक्विडेट होके आता है तो 100 करोड़ ही 250 करोड़ के अगेंस्ट में जो पेमेंट गई है और जो भी उसके अदर क्रेडिटर्स हैं उन सबको मिला के मान लीजिए 300 करोड़ है, तो 1/3 का रेशियो ही बायर्स को मिल पाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा लिक्विडेशन में नहीं है। तो मेरी हमेशा होम बायर से रिक्वेस्ट रहती है कि अगर प्रोजेक्ट एनसीएलटी में चला गया तो कैसे सॉल्यूशन निकलना है, हमें वर्क उस पर करना है, हमें लिक्विडेशन में नहीं जाने देना। हमें कोशिश करनी है कि अगर पुराना डेवलपर हमारा बना सकता है प्रोजेक्ट तो उसको भी चांस दे के देखना है। कंडीशंस के साथ कीजिए। कंडीशंस अगर डेवलपर फुलफिल कर सकता है, मतलब डेवलपर को जेल भेजना कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। डेवलपर रहेगा और उसकी नीयत अगर साफ है, पहले तो मैं समझता हूँ कि वो नीयत खराब होगी तभी उसने डिले किया होगा, लेकिन कई बार और भी कारण होते हैं जिसके कारण प्रोजेक्ट अटक जाता है। और अगर आप रीड कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट डेवलपर जो है उसकी नीयत साफ है, वो काम करना चाहता है और कंडीशंस के साथ में पैसा एस्क्रो अकाउंट में डालकर और वो फिर काम करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, आपको डेवलपर को भी एक मौका देना चाहिए, क्योंकि आपको आपका घर मिले ये कैसे हो सकता है, क्या इसके पीछे मोटिव हो सकता है, हमें उस पर वर्क करना चाहिए। तो ओवरऑल अब तक आप समझ चुके होंगे कि कैसे आईआरपी अपॉइंट हुआ, एनसीएलटी के अंदर उसका क्या रोल होता है, क्या उसका इम्पैक्ट होता है, होम बायर को क्या क्या करना होता है, और फाइनली प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए किस तरह से कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनता है और किस तरह से होम बायर्स का उसके अंदर रोल होता है। तो यहाँ होम बायर्स को हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी से दूर रह के विजिलेंट होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए और इन डेप्थ नॉलेज लेने की कोशिश करनी चाहिए। जो कैश पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ज़रूर स्वामी फंड आया, जो कैश पॉजिटिव नहीं है वहाँ स्वामी फंड नहीं आया। स्वामी फंड गवर्नमेंट का एक कॉर्पस है जो कि कैश पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स के अंदर ही आ पाता है। तो आपका प्रोजेक्ट अगर उस स्टेज पे नहीं जा रहा है, एनसीएलटी में चला गया है, तो आपको कोशिश करना है कि रिवाइव कैसे हो, क्योंकि इस टाइम मार्केट में रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। और अगर प्रोजेक्ट रिवाइव होता है और आपको आपका घर मिल पाता है तो पोजीशन के बाद आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन भी मिल सकता है। तो उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाइए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो एनसीएलटी के प्रोसेस को नहीं समझते हैं। साथ में मैं आपको एक और वीडियो भी बना के दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टर या होम बायर को ऐसे प्रोजेक्ट में जहां एनसीएलटी में ऑलरेडी प्रोजेक्ट आया हुआ है वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको जल्दी वो चीज़ें जाननी है, जानकारी लेनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप ऐसे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और आपको ये चीज़ें समझनी है, तो मैं जल्दी ये वीडियो लेकर आऊँगा और आपको उन सब के बारे में बताऊँगा। तो फिलहाल वक्त आ गया विदाई का। नमस्कार एंड जय हिंद।